नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं अमित शाह। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने उठाए हैं सवाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज रायगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे। और साथ ही राउत ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि बीजेपी राणा को फांसी देने का क्रेडिट लेना चाहती है और चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहती है। तो महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरे को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं और कहा कि शिवाजी महाराज उन्हें आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं देंगे। राउत ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी सवाल उठाए और अपनी बातों को रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह और आगे का जो कार्यक्रम है उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी राणा को फांसी देने का क्रेडिट लेना चाहती है, ये बात संजय राउत ने कही है और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी अपनी बात रखी। के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, ऐसे में क्या कुछ आगे का खास कार्यक्रम रहेगा और इस दौरे की मुख्य वजह क्या रहेगी? जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जिसमें रायगढ़ का मुख्य उनका जो कार्यक्रम है 10:30 बजे वो कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें रायगढ़ के जो शिवाजी महाराज का किला है वहां पे दर्शन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। जिसके बाद जो तय कार्यक्रम है दोपहर 1 बजे तक वहां का रायगढ़ के दौरे पर ही रहेंगे। उसके बाद जिला पुणे में जाएंगे। पुणे में जाने के बाद जो आगमन है फिर वो मुंबई की तरफ होगा। मुंबई में विले पार्ले में एक प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। जिसके बाद देर शाम सह्याद्री गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो है अपने कार्यकर्ताओं से जो है वहाँ पे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र वहाँ पे मौजूद है और वहीं इस कार्यक्रम को लेकर संजय राउत का भी एक जो है तंज कसने का जो कार्य है वो किया गया है। जिस तरह से शिवाजी महाराज के जो दर्शन के लिए आए हैं तो उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पे आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। संजय राउत की जो है बयान पे भी जो है चर्चाएं शुरू हैं, जिसपे अब जो कार्यक्रम है वो अमित शाह जी का वो 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर तक रहेगा। तो इस कार्यक्रम पे तंज कसने का काम संजय राउत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, अब हम फिर लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बता दें आपको कि कर्णी सेना की स्वाभिमान रैली आज है और महाराणा सांगा की जयंती पर आज रैली है। आगरा में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और रात से ही शहर में जुटने लगे हैं लोग। रामजी लाल से माफी की मांग की गई। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को राजपूत कर्णी सेना की बड़ी रैली होने जा रही है। जिले के एतमादपुर
क्षेत्र स्थित गड़ी रामी गांव में करनी सेना की स्वाभिमान रैली का आयोजन होगा और साथ ही राणा सांगा जयंती के अवसर पर आयोजित इस जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। रैली में हजारों की संख्या में जुटने की लोगों की संभावना भी है। विभिन्न जिलों से लोगों के आगमन शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो, स्थिति ना खराब हो, इसके लेकर भी प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए कुबेरपुर के गड़ी रामी में तैयारी अंतिम रूप ले चुकी है। करनी सेना की तरफ से आयोजन में पहुंचने वालों से एक डंडा और एक झंडा लाने की भी अपील की गई है। वहीं करनी सेना के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इस बार मजबूत तैयारी कर रखी है और हिंदू रक्षा दल ने आगरा पहुंचने का ऐलान किया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, जानना चाहेंगे आपसे, करनी सेना की स्वाभिमान रैली आज है, किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है और इस रैली का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस तरह से रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया था, राणा सांगा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर लगातार करनी सेना आंदोलनरत है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगरा में आज राणा सांगा की जयंती के दिन एक बड़ा कार्यक्रम करने का करनी सेना ने आह्वान किया है। और जो खास बात है कि तमाम जो दल है, संगठन है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज ये कार्यक्रम रहने वाला है और आगरा में ही रामजी लाल सुमन का आवास भी है, जहां आपको ध्यान होगा कि 26 मार्च को जब करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। तो आज एक बार फिर कार्यक्रम आज वहां पर रहने वाला है, करनी सेना की तरफ से आयोजन किया गया है और चेतावनी दी गई है रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी को कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके लिए वो माफी मांगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। सरकार, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, उसने पूरे इंतजाम किए। शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड से अगली खबर, जहां पर साइबर क्राइम पर अब शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश भर में 337 साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। एसटीएफ का ऑपरेशन प्रहार शुरू हो गया है। तो शहर के 337 साइबर अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है। इसके तहत 30 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सभी अपराधी उत्तराखंड में दर्ज 200 से ज्यादा मुकदमों में नामजद है। इसके अलावा सभी अपराधी उत्तराखंड में दर्ज 200 से ज्यादा मुकदमों में नामजद है। बता दें कि इसके अलावा कुछ संदिग्ध अपराधी भी हैं। इन सभी का पहले सत्यापन होगा, इसके बाद इनके खिलाफ गिरफ्तारी और नोटिस की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रथम चरण में विशेष टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ और एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि बढ़ते साइबर अपराध के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसी क्रम में देश भर में कई राज्यों में छिपे साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं साइबर अपराधियों के खिलाफ, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बताऊंगा, मैं आपको बात कहूँ तो साइबर ठगी को लेकर बहुत ज्यादा बनावा इस समय जो है। जिन लोगों को साइबर का नॉलेज नहीं है, इस तरीके से फोन पे जो साइबर ठगी कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को ठग लेते हैं, लोगों को अपनी बरगला लेते हैं। काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग जो है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, अभी जो नहीं समझ पा रहा है कि साइबर ठगी क्या चीज है, वो ठगी के शिकार हो जाते हैं और लोगों के रकम की रकम खत्म हो जाती। लोग 2-2 रुपए करके इकट्ठा करते हैं, लेकिन साइबर ठग जो है इसी समय उड़ा लेते हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं पुलिस प्रशासन को और साइबर क्राइम को कि जिस तरीके से प्रदेश में साइबर ठगी हो रही है, देश में साइबर ठगी हो रही है, तो इसको लेकर
साफ कहा कि अगर आज की अब जो है कोई भी साइबर ठगी होती है तो इसमें पुलिस बिल्कुल कठोर कार्रवाई करिए, और जहां भी इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, जो जहां भी इस तरीके से देखा जाता है तो उन पे कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे कहीं भी बैठा हुआ साइबर ठग जो है वहां से पकड़ के लाया जाए उसको, और जो आम पब्लिक है उसको बिल्कुल ऐसा रखा जाए कि बिल्कुल वो, और साइबर ठगी के मामले में लोगों सबको जागरूक किया जाए कि किस तरीके से साइबर ठगी की जाती है और किस तरीके से लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरीके से जागरूक किया जाए कि कोई साइबर ठगी का शिकार न हो, और अगर कोई गलती से होता है उसके बाद भी होता है तो उस पे जो इस तरीके से साइबर ठग हैं उनको जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई दी जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में छुपा हो। जी शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से अगली खबर आ रही है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। किश्तवाड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर को भी मार गिराया है। खराब मौसम के बीच सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन 9 अप्रैल से चल रहा था। शुक्रवार को पहले एक आतंकी को मार गिराया गया था। अब सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं ताकि कोई और आतंकी छिपा ना हो। सेना की ओर से 9 अप्रैल से किश्तवाड़ के छात्रों जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार को भी मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में अन्य आतंकियों की तलाश में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ पैरा कमांडो जुटे हुए हैं। बता दें कि आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के साथ रामनगर प्रभारी पूर्व सिंह भी पुलिस जवानों के साथ जुटे हुए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के सक्ती में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दलित युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। ये युवक मांगता रहा पानी, लोग इसको पीटते रहे। बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर सक्ती जिले से एक ऐसी विभत्स घटना और शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक दलित युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा गया। मारपीट के दौरान युवक पानी के लिए तड़पता रहा और पीड़ित युवक लोगों से पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया। घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना माल खरोदा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े रबेली की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम देवगांव निवासी युवक 9 अप्रैल की शाम ग्राम बड़े रबेली गया था। इस दौरान युवक का गांव के कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को रात भर पीटा और अगले दिन सुबह फिर युवक को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई। मारपीट के दौरान युवक पानी के लिए तरसता रहा। उसने ग्रामीणों से पानी भी मांगा, लेकिन किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया। पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पीयूष, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले को एक तो विस्तार से बताइए और पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। अब देखिए, पुलिस की कार्रवाई इसमें चल रही है। दूसरी बात यह है कि दलित युवक की पिटाई का मामला है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और उसका कहना है कि सुशासन एक तरफ विष्णुदेव सरकार कर रही है और दूसरी तरफ दलितों को यहाँ पे भेदभाव की नजरों से देखा जा रहा है और उनकी असमय पिटाई की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला गृह मंत्री के संज्ञान में भी है और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है
कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और इस प्रकार की अगर कोई गुंडागिर्दी करते हुए पाया जा रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नेहा जी। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। बता दें आपको कि विकास प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद के करीबों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और कई बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया गया है ध्वस्त। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद के करीबियों पर की जा रही है कार्रवाई और कई बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। माफिया अतीक के करीबी अरसद, मोहम्मद साद और मोहम्मद जिशान द्वारा की जा रही 4 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। जेपी दुबे और किसान लाल द्वारा शाह उर्फ पीपल गांव में 6 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग पर चल रहा था बुलडोजर और साथ ही साथ इन सभी भू माफियाओं के खिलाफ पीडीए दर्ज कराएगा मुकदमा। आलोक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। आलोक, जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कहां कहां पे बुलडोजर चला है और कितने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है? देखिए, ये माफिया अतीक अशरफ के करीबी लोग हैं जो उनके गिरोह के सदस्य थे और माफिया अतीक अशरफ गिरोह के लिए धन अर्जित करते थे। ये फाइनेंशियल पूरी व्यवस्था करते थे। इन लोगों के खिलाफ प्रयागराज एयरपोर्ट के पास तमाम एकड़ में इन्होंने प्लॉटिंग कर रखी थी, जो कि ग्राम सभा की जमीन थी, सरकारी जमीन थी। ऐसे लोगों की जमीन थी जो यहाँ पर जिनका जीवन समाप्त हो गया वो नहीं है, जो मर चुके हैं, उनके नाम पर इन्होंने जमीनें लिखवा ली थी। और जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा इनसे जरूरी दस्तावेज और कागज मांगे गए तो ये उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। बाद में इसकी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की विशेष टीम ने जांच की तो मालूम चला कि ये पूरा का पूरा अवैध प्लॉटिंग है। इसका कहीं पर नक्शा दर्ज नहीं है। इसकी जो कागज हैं, इसमें दस्तावेज, इसमें तमाम कमियां हैं। इसके बाद ये चिन्हित किया गया कि ये उन लोगों की जमीनें हैं जो मर चुके हैं। लिहाजा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन से इन सारी प्लॉटिंग को, इनकी 4 दीवारियों को बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त कर दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई है और जिन लोगों पर ये बुलडोजर एक्शन किया गया है ये सभी माफिया की कसरत के बेहद करीबी लोग हैं और उसके गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से। अगली खबर है, बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मुख्य आरोपी अभय कुंदुरकर दोषी करार दिया गया है। सजा 21 अप्रैल को घोषित होगी। दरअसल पनवेल कोर्ट ने सुनाया है फैसला और बिद्रे परिवार ने फांसी की मांग की है। सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड में पनवेल सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी और पूर्व पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वर्ष 2016 में अश्विनी बिद्रे अचानक लापता हो गई थी और आगे की जांच में सामने आया कि उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनका सहकर्मी
अभय कुरुंदकर प्रमुख संदिग्ध था और उस पर आरोप था कि उसने अश्वनी की हत्या करके सबूत को नष्ट किया है। अश्विनी विंद्रे मामले में जो है कोर्ट की आज आखिरी सुनवाई है। जानते हैं सरकारी वकील से क्या क्या किन मुद्दों पर बात की गई है। क्या सर आज आखिरी सुनवाई है, उसमें क्या क्या मांगनी की गई है? नहीं, आज सजा के सुनवाई के लिए रखी है कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दी जाए, यानी फांसी दी जाए या इनको जो जन्म टिप मराठी में कहते हैं वो दिया जाए। ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस थे जिसके बिहेव पे ये सब किया गया? तो ऐसे मुख्य एविडेंसेस क्या थे? क्योंकि कई एविडेंस सब जैसे हम परिस्थिति जन्य बोलते हैं वैसे एविडेंस थे और उन्हीं का ही जो है न्यायालय ने सोच में लिया है कि कौन सी बातें हैं जिनका वो नकार नहीं कर सकते, नकारते नहीं। ऐसे सब बातों की सोच करके कौन सी बात है जिसकी वजह से ये ऑफेंस जो अप्रूव हो रहा है, ये बातों का सोच में लेके न्यायालय ने निर्णय तो दे चुका है न्यायालय, लेकिन अभी सजा कितनी देते हैं देखेंगे। सब करीब 9 साल लगे इस पूरे मामले को लेकर, तो इस पे क्या 9 साल में जो है वो पहली प्रोसीजर रहती है जो चार्ज फ्रेम करना वगैरह, 1 साल उसमें गया, ये केस अलीबाग से पनवेल में आ गई और 2 साल कोरोना में गए, ये भी हमें सोचना चाहिए। और बाद में इसमें 84 विटनेसेस हमने एग्जामिन किए हैं, तो उसमें तो टाइम जाएगा कि बड़े बड़े विटनेसेस से कई दिनों तक एक एक विटनेस, उनके जो गुनाह था बहुत गंभीर था, इसके लिए उनके वकील ने भी कई दिनों तक उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की। बाद में इसमें जो हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई वो कोर्ट के मुताबिक 58 घंटे हमारी आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से चली। तो ये सब ध्यान में लेते हुए अभी न्यायालय का भी जो टाइम था वो यहाँ भी कई वजह थी, उसकी वजह से 3-4 महीने ऐसे निकल गए, इसका उतना भी विलम्ब हो गया। सर उम्मीद है कि जो कड़ी से कड़ी शिक्षा होगी या हमारी मांग जो है वो कड़ी की कड़ी सजा देने के लिए रहेगी। तो बचाव पक्ष के लिए भी कुछ कर सकते हैं आरोपी की तरफ से? तो क्या उसने अभी नहीं, अभी वो सजा कम से कम दे दो इतनी बात कर सकते हैं, क्योंकि सजा तो हो गई है ना। अभी वो दया दिखाई जाए इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। पूरी तरह से अभी कोर्ट का जजमेंट आएगा, देखना है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन सर्विस सोनी, AP न्यूज़ मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।